Hello everyone, how are you all? Okay, so welcome everyone to our YouTube channel Textbook Simplified, जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के गुजरात बोर्ड के क्लास 11 की टेक्स्ट बुक को स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 अभी हमारा डिस्कशन हो रहा है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर बड़ा है तो और लाइन बाय लाइन डिस्कशन हो रहा है, सो डेफिनेटली इसके पार्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, बट ये सारे पार्ट्स देखने के बाद आपको एक एक लाइन की समझ आ जाएगी, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं, हमारा ये 5th पार्ट होगा, राइट। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने 1.7.4 तक, मतलब आप ये कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक हमने कवर किया था। अब इसके बाद में हमारे 5th पार्ट में हम 1.8 सम रिक्विजाइट एस्पेक्ट्स इन कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इट इन डायग्राम, ग्राफ और चार्ट, ये हम देखने जा रहे हैं। मतलब कि अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद डायग्राम में या ग्राफ में या चार्ट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम, चार्ट, ग्राफ. These are helpful in explaining some economic principles, trends and relationships in a simple and suggestive manner. Such a representation also becomes attention catching. मतलब ये कि जब भी हम किसी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को डायग्राम, चार्ट या ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही क्लियरली और एक अटेंशन कैचिंग का मतलब एट्रैक्टिव फॉर्म में हम सामने वाले को, जो भी उसको स्टडी कर रहा है, उसे प्रेजेंट कर पाते हैं। चाहे वो कोई लेमैन हो, वो ईजिली समझ पाता है, राइट। While constructing such diagram, the following particulars must be carefully considered. Sources of information और data. तो जब भी हम जो है ग्राफ प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिला है। द सोर्सेज ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल and universally acceptable to ensure their accuracy. It means कि जो हमारा सोर्स ऑफ डेटा है ना, इट शुड बी वेरी रिलायबल, मतलब उस पर भरोसा कर सके ऐसा होना चाहिए, और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है या एक्सेप्टेबिलिटी है वो हर जगह पे होनी चाहिए। For instance, to obtain information regarding the growth and development parameters in India, Economic Survey of India and data provided by Central Statistical Organization is a reliable source. To obtain the comparative data for such parameters for different countries of the world, World Development Report is a reliable and universally acceptable source. ओके, एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे लिए सबसे रिलायबल सोर्स जो हो सकता है वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो डेटा रिलीज़ करेगा, या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा रिलीज़ करेगा, वो काफ़ी रिलायबल माना जाएगा। वैसे ही मान लीजिए हम अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर डेटा आएगा वो बहुत ही रिलायबल होगा और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी होता है, ठीक है। तो ये पहली बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो डेटा हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका जो सोर्स है वो काफ़ी रिलायबल होना चाहिए। सेकंड है क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो हमें पता होना चाहिए, देखो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वैरी होती रहे, वो वेरिएबल होता है, राइट। जो कांस्टेंट नहीं है वो वेरिएबल है। और जब भी हम दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो जो वेरिएबल कॉज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस पे इफ़ेक्ट हो रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एग्जांपल रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो वहाँ पे रेनफॉल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा, क्योंकि रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना रहने वाला है।
When there is a cause-effect relationship between the variables, then the cause variable is treated as an independent variable and the effect variable is treated as a dependent variable, as its values are dependent on the values of the independent variable. In such relationships, data pertaining to the independent variable must be represented on the x-axis and that pertaining to the dependent variable must be represented on the y-axis. ओके, तो सिंपल है जो मैंने बताया आपको कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में. जो कॉज वेरिएबल होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो जिस वेरिएबल पे इफेक्ट हो रहा होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट. तो जो अब अगर उसको मैं ग्राफ में प्रेजेंट कर रहा हूँ दोनों वेरिएबल्स को, तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा. ये मैं आपको ग्राफ में दिखा दूंगा आगे नेक्स्ट पेज में. फॉर इंस्टेंस, इफ वी आर एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन अ रीजन, देन रेनफॉल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज़ वाई इट विल बी रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस. अब क्योंकि रेनफॉल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसे एक्स एक्सिस पर शो करेंगे and agriculture production is the dependent variable and therefore represented on the y axis. ओके, तो जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो हमारा y एक्सिस पर शो होगा. इफ़ वी आर एग्जामिनिंग प्रोडक्शन ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, देन टाइम पीरियड्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्रोडक्शन ऑन द y एक्सिस. मान लीजिए कि हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, उसे हम अलग अलग टाइम पीरियड में स्टडी कर रहे हैं. मतलब कि मान लीजिए 2001 से लेकर 2020 तक क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहा है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और इंडिपेंडेंट क्या होगा हमारा टाइम पीरियड. तो वो हमारा टाइम पीरियड जो इंडिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस पर रहेगा और जो हम प्रोडक्शन शो करेंगे वो वाई एक्सिस पर रहेगा. इन इकोनॉमिक्स, इन द लॉ ऑफ डिमांड, हाउएवर, प्राइस विच इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड डिमांड विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस. कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ड्रॉ करके समझाना चाहता हूँ कि सपोज ये हमारा एक ग्राफ है, यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. तो होना क्या चाहिए जनरली कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा रहेगा y एक्सिस पर, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और यहाँ x एक्सिस पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है. ओके, बट इसका एक्सेप्शन भी है. एक्सेप्शन ये है कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड, जब हम लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है. उस टाइम पर हमें पता है कि प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस कहाँ होना चाहिए, प्राइस हमारा एक्स एक्सिस पर होना चाहिए और डिमांड कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस के ऊपर. लेकिन ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन है इसीलिए जब हम लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाते हैं तो बेसिकली होता यूँ है कि यहाँ पर हम डिमांड को शो करते हैं एक्स एक्सिस पर और प्राइस को हम कहाँ शो करते हैं, वाई एक्सिस पर. ये एक एक्सेप्शन है. ओके, इसीलिए स्पेशली इस चीज़ को मेंशन किया गया. वरना जनरली क्या होता है, जनरली जैसा मैंने बताया आपको कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो एक्स एक्सिस पर रहेगा और जो डिपेंडेंट रहेगा वो वाई एक्सिस पर रहेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Okay, after that let us move further now. So next is selecting the appropriate scale. अब आपने सबने ग्राफ तो बनाया ही होगा कभी ना कभी, तो आपको पता होगा कि हमें स्केल भी मेंशन करना पड़ता है ऑन द राइट साइड टॉप कॉर्नर. ओके, so in order to obtain a systematic graph with clarity and appropriate size, proper scale must be taken on both the axes. Scales are measures taken to represent actual data in a diagram. If actual data is too large, say in thousands or in lakhs, then such data cannot be directly represented in chart. Hence, it is represented after
कन्वर्टिंग इट इनटू मेजर्स ऑन एन अप्रोप्रिएट स्केल। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो डेटा होगा वो लाखों में होगा, करोड़ों में भी हो सकता है। तो अगर मैं उसे एक सिंगल ग्राफ में दिखाना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली ग्राफ में हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर जो है इट इज़ इक्वल टू 1000 और इट इज़ इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि तभी हम उस डेटा को ग्राफ में शो कर पाएंगे ना। इसीलिए वो स्केल की ज़रूरत पड़ती है कि जो डेटा हम शो करने जा रहे हैं ग्राफ के ऊपर, उसमें 1 सेंटीमीटर कितना वैल्यू या यूनिट शो कर रहा होगा। ओके, एग्जाम्पल दिया है कि जैसे इन अ डायग्राम अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10,000 यूनिट और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 ईयर्स एंड सो ऑन। ओके, अब आप सोचिए कि अगर मुझे 10 करोड़ यूनिट दिखाना है तो ऑब्वियसली अगर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना जाएगा तो कभी हम उसको दिखा ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उसको हम बड़ा यूनिट लेना पड़ेगा 10,000। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा डेटा आपको शो करना है वैसा स्केल आपको लेना पड़ता है। सच स्केल्स आर टेकन ऑन बोथ द एक्सिस। अब क्योंकि दोनों ही एक्सिस पर आप वेरिएबल्स की वैल्यू शो कर रहे हो तो दोनों ही एक्सिस का स्केल आपको लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा 1.8 पॉइंट ओवर होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे 19th इन द सेंस 1.9 पॉइंट की तरफ, प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम्स एंड ग्राफ। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम किसी इन्फॉर्मेशन को ग्राफ या डायग्राम में शो कर सकते हैं। देखो डायग्राम और ग्राफ में क्या फ़र्क होता है कि डायग्राम जनरली क्या है, ग्राफ पेपर्स पर नहीं बनते, जबकि जो ग्राफ होता है वो ग्राफ पेपर पे ही बनता है। सो न्यूमेरिकल डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। Diagrams showing linear and non-linear relations are commonly used in economics. The demand curve is one such diagram. Okay, तो जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसको हम चाहें तो ग्राफ और डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो डायग्राम में हम रिलेशन शो करेंगे वेरिएबल्स के बीच में वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। लीनियर रिलेशन तब कहेंगे जब x और y दोनों ही वेरिएबल्स में इक्वल चेंजेस आ रहे होंगे तो वो लीनियर हो जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज होता है वो सेम होता है। और नॉन लीनियर का मतलब एक अनकॉमन चेंज आ रहा है, जो रेट ऑफ चेंज है वो x और y एक्सिस में सेम नहीं होगा, ठीक है, तो उसे नॉन लीनियर कहा जाएगा। So some other types of chart, graphs or diagrams used frequently in economics are bar diagram, grouped bar diagram, pie diagram। तो ये कुछ examples हैं, जैसे bar diagram होता है। ओके, हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो बार डायग्राम है, फिर ग्रुप्ड बार डायग्राम है जहाँ मल्टीपल बार्स को आप एक साथ दिखाते हो, पाई डायग्राम भी होता है। ओके, तो आई होप आपको पहले का नॉलेज ज़रूर होगा इसमें। ओके, नहीं भी होगा तो आप यहाँ समझ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। सो 1.9.1 बार डायग्राम। अब पहली बात, ये बार होता क्या है, तो आपको जो ये यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं राइट। जैसे यहाँ पे एक सॉरी 1 मिनट। ओके, जैसे यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं ना, इन्हीं को हम बार्स कहते हैं। ओके, और ये डायग्राम में क्योंकि हम बार्स बनाकर यहाँ पे डेटा को शो करते हैं, इसलिए इसको बार डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर हम जो भी डेटा है वो यहाँ पर शो करते हैं, और एक्स एक्सिस पर क्या है हमारे, जैसे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। ओके, तो जैसे यहाँ पे 1970-71 में जो प्रोडक्शन था इंडिया में, ओके, वीट प्रोडक्शन एक्चुअली लिया हुआ है, वो 23.8 है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि वाई एक्सिस पर हमें जो भी हम यहाँ नंबर्स प्रेजेंट करेंगे वो ऐसे होने चाहिए कि वो सारे वैल्यूज़ को कवर कर ले। जैसे यहाँ प्रोडक्शन में हम देखें तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 86.9 तक जा रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 का गैप लेकर 100 तक लिख सकते हैं, जैसा आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर तो हम ईयर्स को शो ही कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। ओके, अब उसके बाद में 1970-71 में जो प्रोडक्शन था 23.8 लाख टन था, तो यहाँ पे 23.8 लाख आपको दिख रहा है 20 और 30 के बीच में।
वैसे ये 1980-81 में 36.3 था, तो आपको यहाँ पे 30 और 40 के बीच में 36.3 लाख टन दिख रहा है। तो इस तरह से आप सारे इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, देखिए कि एक्स एक्सिस पर हम ईयर शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर हाफ सेंटीमीटर का मतलब 10 टन है। हाफ सेंटीमीटर मतलब नॉट एंटायर ब्रैकेट बट हाफ ऑफ द ब्रैकेट इज इक्वल टू व्हाट 10 टन्स। ओके, तो मतलब 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर 20 टन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ में चीज़ों को शो कर सकते हैं। ये डिज़ाइन है, आपको डिज़ाइन अगर करना है तो आप कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और यहीं पे जब मल्टीपल बार डायग्राम होता है, जैसे कि ग्रुप्ड बार डायग्राम है, तो वहाँ पर कई बार हमें अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल डेटा को शो कर रहे होते हैं और मल्टीपल डेटा के लिए मल्टीपल बार्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखना है कि जो बार्स होते हैं ना वो वन डायमेंशनल होते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब ये कि इसमें बार डायग्राम के अंदर जो इसकी विथ होती है, विथ का उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता। मतलब ये जो विथ होती है इसकी, इस विथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ लेंथ की सिग्निफिकेंस होती है कि लेंथ कितना है। ओके, लेंथ की, क्योंकि लेंथ जो है, जो इस लेंथ मतलब मेरा मतलब हाइट से है, तो जो बार्स की हाइट होती है ना वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए बार डायग्राम के अंदर जो, इसलिए इसको वन डायमेंशनल कहा गया, क्योंकि इसका सिर्फ हाइट जो है वो कोई ना कोई डेटा शो करता है, इसका विथ कोई डेटा शो नहीं करता। ओके, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पर वीडियो हम एंड करते हैं। ग्रुप्ड या क्लस्टर्ड बार डायग्राम में हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। Please like, share, subscribe the channel. I am trying my level best to explain you all. Okay, और जो भी recommendations हैं, जो suggestions आप देना चाहते हैं वो definitely दीजिए। Okay, so thank you so much everyone and have a great day ahead.